Hello everyone and welcome back to my channel. So I hope last video में जो हमने पढ़ा था एपिडर्मिस एंडर्मिस स्किन के बारे में वो आप सभी को समझ आया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस इरेगुलरिटीज ऑफ द स्किन के बारे में। Let's get started. The skin is marked by three types of surface irregularities. जो स्किन होती है वो थ्री टाइप्स की सरफेस इरेगुलरिटीज से मार्क्ड होती है। द टेंशन लाइंस, जो टेंशन की वजह से जो लाइंस बनती है उनसे, फ्लेक्सर लाइंस एंड पैपिलरी रिजेस एंड फ्लेक्सर लाइंस और पैपिलरी रिजेस, ये तीन सरफेस इरेगुलरिटीज होती हैं स्किन पे। ठीक है। एंड ये मोन्टैग्ना एंड लोबिट्स ने दिया था 1964 में। तो आगे बढ़ते हैं। टेंशन लाइंस क्या होती है? यहाँ पे फ्लेक्सर लाइंस का दे रखा है फिगर। टेंशन लाइंस form a network of linear furrows which divide the surface into polygonal or lozenge shaped areas. These lines to some extent correspond to variations in the pattern of fibers in the dermis. टेंशन लाइंस में क्या होता है कि आ, मतलब एक नेटवर्क होता है, लीनियर नेटवर्क होता है, ठीक है, स्किन पे। सो वहां पे क्या होता है कि अ, किसी भी डर्मिस मतलब डर्मिस पे टेंशन की वजह से कुछ लाइंस फॉर्म हो जाती है, उसको बेसिकली टेंशन लाइंस बोल रहे हैं। ठीक है। एंड अलग अलग मतलब फाइबर्स के पैटर्न में कुछ चेंज की वजह से, मतलब डर्मिस के जो फाइबर्स हैं उसके पैटर्न का चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये जो लाइंस है वो फॉर्म हो रही है। ठीक है। अब फ्लेक्सर लाइंस है कि स्किन क्रीजेस और स्किन जॉइंट्स, ठीक है, आर सर्टेन परमानेंट लाइंस अलोंग विच द स्किन फोल्ड्स। ये वो लाइंस होती है, मतलब स्किन जहाँ जहाँ पे फोल्ड होती है तो वहां पे ये बन जाती है। ठीक है। हैबिचुअल मूवमेंट्स के दौरान ये बन जाती हैं। चीफली फ्लेक्शन जब हम करते हैं हैंड में तो उस तरह से वो फ्लेक्शन लाइंस बन जाती हैं। द स्किन अलोंग दीज लाइंस इज थिन, पतली होती हैं, फर्मली बाउंड टू द डीप फेशिया से तक ये जाती हैं। द लाइंस आर प्रोमिनेंट अपोजिट द फ्लेक्चर ऑफ द जॉइंट्स, और लाइंस जो होती हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं, मीन्स विजिबल होती हैं, प्रोमिनेंटली दिखती हैं, पर्टिकुलरली ऑन द पाम, सोल्स एंड डिजिट्स। पर्टिकुलरली पाम में, सोल में एंड डिजिट्स में दिखती हैं। ये एग्जाम्पल बता रखा है फ्लेक्चर लाइंस का। सो and papillary ridges or friction ridges are confined to palms and soles and their digits, and they form narrow ridge shape separated by fine parallel grooves arranged in curved arrays. They correspond to patterns of dermal papilla. Their study constitutes a branch of science called dermatoglyphics, and three major patterns in human fingerprints include loop, holes और arcs. बेसिकली जो आप अपने फिंगर टिप्स पे और आपके पाम में भी वो दिखाई देते हैं। आप एक पैटर्न देखते होगे, एक इस टाइप का। ठीक है। इस टाइप का, और ये लूप टाइप का। ठीक है। या फिर एक शंख टाइप का पैटर्न। ठीक है। या फिर इस टाइप का कुछ पैटर्न तो कुछ दिखता होगा आपको। ठीक है। उसको बेसिकली
पैपिलरी रिजेस बोल रहे हैं। ओके, सो टेंशन लाइंस, फ्लेक्सर लाइंस एंड पैपिलरी रिजेस ये फॉर्म हो रही हैं। एंड अपेंडेजेस ऑफ स्किन, अब हम अपेंडेजेस ऑफ स्किन के बारे में पढ़ेंगे जो है नेल। ठीक है, सो नेल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। सो नेल के जो सिनोनिम्स हैं, नेल्स मीन्स नाखून। सो इसके सिनोनिम्स है ऑनिक, ऑनको एंड unguous. Compare with the terms paronchia, colyonchia, and onychomycosis. Okay. नेल्स आर हार्डेंड केराटिन प्लेट्स, जो नेल्स होते हैं वो हार्ड केराटिन प्लेट्स होते हैं कॉनिफाइड जोन में ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द टिप्स ऑफ फिंगर्स एंड टोज। सो ये सुपरफिशियल कॉनिफाइड जोन है। सो बेसिकली हार्डन केराटिन प्लेट्स होती हैं जो हमारे नेल्स होते हैं वो, एंड डोर्सल सरफेस पे है। तो आप देख सकते हो, दिस इज अ नेल, दिस इज अ नेल। ओके, सो nails, okay, so on the dorsal surface of the tips of fingers and toes और fingers के dorsal surface पे ये present होते हैं, acting as a rigid support for the digital pads of terminal phalanges, and digital pads पे present होते हैं, सपोर्ट देते हैं ये डिजिटल पैड्स को। ईच नेल हैज फॉलोइंग पार्ट्स, और हर नेल का पार्ट होता है कुछ, दैट इज रूट, रूट पार्ट होता है, नेल रूट, क्यूटिकल, फिंगर नेल एंड नेल बैक। सो root is the proximal hidden part which is buried into the nail groove and is overlapped by the nail of the skin. सो रूट वो पार्ट है जो मतलब कि नेल ग्रूव में ही हिडन है, एंड वो दिखता नहीं है। ठीक है, एंड ओवरलैप हो जाता है ये स्किन से। फ्री बॉर्डर इज द डिस्टल पार्ट फ्री फ्रॉम द स्किन, एंड फ्री बॉर्डर पार्ट जो है वो स्किन से थोड़ा सा दूर है, डिस्टली है। बॉडी इज द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द नेल, बॉडी वो पार्ट है नेल का जो कि एक्सपोज है इन्वायरमेंट को, एंड अंडरलाइंग स्किन के बाद एकदम से नेल आता है वो है बॉडी। ठीक है, तो ठीक है, द proximal part of the body presents a white opaque crescent called lunule. So जो proximal part है बॉडी का, मीन्स नेल की बॉडी का, वहां पे एक ओपेक एंड में एक ओपेक क्रिसेंट शेप का, वाइट ओपेक क्रिसेंट शेप का एक प्रॉक्सिमल पार्ट आता है यहाँ पे। सो उसको ल्यून्यूल बोल रहे हैं बेसिकली। तो ठीक है, वो कहीं इधर की साइड प्रेजेंट रहता है। ओके, सो दैट इज ल्यून्यूल। ओके, each lateral border of the nail body is overlapped by a fold of skin, and जो lateral border है nail का वो nail की body का वो skin से covered है, जिसको nail wall बोल रहे हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम से बता देती हूँ।
सपोज ये आपका नेल है, राइट? एंड दिस इज स्किन। तो जो ये वाला पार्ट है, ये स्किन का वो पार्ट जो कि साइड से नेल को कवर कर रहा है, तो आ, उसको बोल रहे हैं लेटरल बॉर्डर ऑफ द नेल बॉडी इज ओवरलैप्ड बाय अ फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको हम नेल वॉल बोलते हैं। नेल वॉल, दिस इज नेल वॉल। ओके। And the skin germinative zone plus corium beneath the root and the body of the nail is called the nail bed। और इस नेल के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं नेल बेड। मतलब लाइक दिस, ये नेल है ना, तो नेल के ये नीचे का पार्ट जो है वो नेल बेड कहला रहा है। एंड ये ऐसे फिंगर है, ये पूरी फिंगर है, ठीक है। और ये नेल है। सो नेल की जो नीचे का पार्ट है, दिस वन इज नेल बेड। ओके। The germinative zone of the nail bed beneath the root and the lunule is thick and proliferative। एंड जो नेल बेड के नीचे की जो जर्मिनेटिव जोन है वो थिक है और प्रोलिफरेटिव है। मीन्स वहाँ पे सेल डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी होता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेल, एंड उसकी वजह से ही नेल की जो ग्रोथ है वो होती है। द रेस्ट ऑफ द नेल बेड इज थिन। और जो बाकी का नेल बेड है वो पतला है, थिन है। स्टेराइल मैट्रिक्स ओवर विच द ग्रोइंग नेल्स हाइड। जहाँ पे जो ग्रो होता है नेल वो छुपता है, नेल बेड का पार्ट। अंडर द ट्रांसल्यूसेंट बॉडी ऑफ द नेल, उसके नीचे द कोरियम इज वेरी वेस्कुलर। जो कोरियम है वो बहुत ज्यादा वेस्कुलर होता है, मीन्स वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा है। एंड इसकी वजह से जो वहाँ का कलर होता है वो होता है आपका पिंक कलर। यहाँ पे जो कलर है वो है आपका पिंक कलर। मतलब आप जब नेल्स के नीचे देखते हो वो कलर वहाँ पे होता है पिंक कलर, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो रिच है। सो क्लिनिकल अनाटमी पे आते हैं। सो इन एनीमिया द नेल्स आर पेल एंड वाइट। एनीमिया में जो नेल्स होंगे वो पेल होंगे और वाइट होंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो नेल्स हो जाते हैं वो थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, मींस इजीली टूट जाते हैं। एंड स्पून शेप्ड हो जाते हैं, मींस एकदम चम्मच, चम्मच होती है ना, चम्मच चम्मच की तरह हो जाते हैं, जिसको खिलौन खिया भी बोल रहे हैं, खोइलोनोखिया। हाइपरट्रॉफी ऑफ द नेल बेड, नेल बेड की हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो उसको क्लबिंग बोलते हैं। अकर्स इन क्रोनिक सुपरेटिव डिजीज। क्रोनिक सुपरेटिव मींस ऐसी डिजीज जिसमें जो एक तो क्रोनिक है और वहाँ पे बहुत ज्यादा पस टाइप का कुछ डिजीज है, तो वहाँ पे जैसे लंग एब्सेस, ब्रोंकिक्टेसिस, ऑस्टियोमाइलिटिस, इन केसेस में नेल की क्लबिंग हो जाती है, ठीक है। एंड इन सीवियर टाइप ऑफ, मतलब मीन्स जो ये जब आप दो ऐसे फिंगर्स को ऐसे जॉइन करोगे ना, अपोजिट में उल्टा, इस तरह से, तो यहाँ पे ना एक डायमंड जैसा बनता है। तो वो डायमंड आपका नहीं बनेगा। दिस डायमंड विल नॉट मेक इफ क्लबिंग इज प्रेजेंट, इट विल नॉट प्रेजेंट। ओके।
क्लबिंग में ये हट जाता है, दिस थिंग नॉट प्रेजेंट. And in severe type of cyanosis, phallostetology, chronic congestive cardiac failure, इन सब में क्लबिंग हो जाएगी फिंगर की. Disturbances of nail growth due to acute illness or trauma gave rise to transverse grooves in the nail substance. Disturbances of the nail growth. Nail growth की disturbance किस वजह से, acute illness की वजह से या trauma की वजह से give rise to transverse grooves. Transverse grooves बनेंगे nails में, nail substance में, which move distally with the nail growth, जो कि फर्दर मूव करेंगे डिस्टली जैसे जैसे नेल की ग्रोथ होगी. सिंस द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इज अबाउट 0.1 mm पर डे, 0.1 mm पर डे उसकी ग्रोथ होती है और 3 mm पर मंथ होती है. द डेट ऑफ द पास्ट इलनेस कैन बी एस्टिमेटेड. तो उससे आप पास्ट इलनेस की डेट का अनुमान लगा सकते हैं. It takes about 90 to 120 days for the whole nail to grow. And 90 to 120 days, 90 से 120 दिन लगते हैं पूरे nail को grow होने में. Therefore, in fungal disease of the nails, the course of treatment should last for not less than this period. इसलिए जब फंगल डिजीज होती है नेल्स में तो उसका कोर्स भी 90 टू 120 डेज तक चलता है, उससे कम नहीं. द ग्रोथ इज फास्टर इन समर देन इन विंटर. समर्स में ग्रोथ फास्टर होती है, जल्दी होती है देन ठंडियों से अगर हम कंपैरिजन करें तो. इन द फिंगर्स देन इन टोज. फिंगर्स में ज्यादा ऐसा देखा जाता है, टोज में कम. एंड इन द लॉन्गर फिंगर्स देन द शॉर्टर वंस. एंड लंबी फिंगर्स जो है उनमें ज्यादा देखा जाता है शॉर्टर वंस के कंपैरिजन में. हेयर्स एग्जिबिट ऑल्ट्रेशन इन सर्टेन डिजीजेस. और हेयर्स में भी चेंजेस और ऑल्ट्रेशंस होते हैं कुछ डिजीज में. इन मैल न्यूट्रिशन हेयर्स बिकम वेरी थिन. मैल न्यूट्रिशन में हेयर थिन हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, स्पार्स हो जाते हैं. And in hypothyroidism they become coarse and dry. And hypothyroidism में क्या होता है कि वो ड्राई हो जाते हैं एंड कोर्स हो जाते हैं. Excessive growth of hair, hirsutism. Hirsutism occurs in adrenologenital syndrome. बहुत ज्यादा ग्रोथ की हेयर होती है एड्रोजेनाइटल सिंड्रोम में. एंड हेयर का लॉस होने लगता है एलोपेशिया में. स्किन इज ड्राई इन धतूरा पॉइजनिंग. धतूरा पॉइजनिंग में स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है और ही स्ट्रोक में ड्राई हो जाती है एंड डायबिटिक कोमा में भी ड्राई हो जाती है. इट इज अनयूजुअली मॉइस्ट इन पॉलीग्लाइसेमिक कोमा. एंड हाइपोपॉलीग्लाइसेमिक कोमा में ये मॉइस्ट होता है स्किन. एंड फेफरल फेलियर में भी, फेफरल हार्ट फेलियर में भी ये स्किन जो है वो ड्राई मॉइस्ट होती है. ओके. सो अपेंडेजेस ऑफ स्किन के बारे में बात हो रही थी तो नेल्स के इन्होंने क्लिनिकल एनाटॉमी बताई है. ठीक है, फिर हम थोड़ा हेयर के बारे में पढ़ेंगे, स्वेट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, सेबेशियस ग्लैंड्स के बारे में, स्किन की फंक्शनिंग, देन फेशिया आ जाता है. ओके. इन ichthyosis. In ichthyosis characterized by abnormally dry skin. इसमें जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा abnormally dry हो जाती है. The sebaceous glands are few and small. जो sebaceous glands है वो बहुत कम होते हैं, छोटे छोटे होते हैं.
एंड द सिक्रीशन ऑफ सीबम इज मार्कली रिड्यूस, और सीबम का जो सिक्रीशन होता है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है. एक्सेसिव ऑयलीनेस ऑफ स्किन ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ सेबेशियस ग्लैंड इज कॉल्ड सेबोरिया. और जब जब ऑयलिंग स्किन में बहुत ज्यादा हो जाती है उसको सेबोरिया बोलते हैं. इट में ऑकर फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स, और ये प्यूबर्टी से हो सकता है. एंड बट diminishes विद एडवांसिंग एज, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये गायब भी हो जाता है और कम होने लगता है. एक्ने वल्गैरिस, ठीक है, इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिबोरिया. सिबोरिया का ये बहुत ज्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, एक्ने वल्गैरिस. सिबोरिक स्किन इज ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन. सो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब ऐसी स्किन जब बहुत ज्यादा ऑयलीनेस है वहाँ पे एक्ने होने लगते हैं और इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसको सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोल रहे हैं और ट्यूबरक्लोसिस बोल रहे हैं. एंड टू केमिकल इरिटेंट्स की वजह से भी जाते हैं इसको. केमिकल फॉलिक्यूलाइटिस बोलते हैं एंड डर्मेटाइटिस बोलते हैं. हेयर की बात की जाए, सो हेयर आर केराटिनियस फिलामेंट्स derived from invaginations of the germinative layer of epidermis into the dermis. सो इन्वेजिनेशन हो रहे हैं एपिडर्मिस के डर्मिस में. सो वहां से जो केराटिन फिलामेंट्स हैं वहां से हेयर्स जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है. सो दीज आर पेक्यूलियर टू मैमल्स लाइक फेदर्स टू बर्ड्स. जैसे बर्ड्स में फेदर्स हैं उस तरह से हमारे पास हेयर्स होते हैं. और ये हमारी हीट को बॉडी में कंजर्व करने के लिए ये हमें हमारे पास होती है हेयर. However, in men, the heat loss is prevented by the cutaneous sensation of touch. So, men में क्या होता है कि हीट लॉस से बचने के लिए टच के सेंसेशन से हीट मतलब नहीं होता है फिर हीट लॉस. हेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी. हेयर जो है वो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट फॉर द पाम. हमारे पाम में नहीं होता है, हमारे सोल्स में नहीं होता है, पैर के नीचे वाला पार्ट जो है. डोर्सल सरफेस ऑफ डिस्टल फेरेंजेस, मतलब जो डिस्टल फेरेंजेस हैं उसके पीछे वाले पार्ट पे नहीं होता है. मीन्स हमारे फिंगर के सबसे ऊपर वाली टिप के पीछे के साइड नहीं होता है. अम्बलाइकस पे नहीं होती है. ग्लैंड एंड इनर सरफेस ऑफ प्रिप्यूक एंड labia minora and inner surface of labia majora. So यहाँ पे भी नहीं होते हैं. द लेंथ, thickness and color of the hair vary in different part of the body and in different individual. So thickness, length and color hairs के वो vary करते हैं हर अलग अलग इंडिविजुअल में एंड अलग अलग बॉडी पार्ट में. Each hair has an implanted part called the root and a projecting part called the shaft. So हेयर का जो वो पार्ट है जो स्किन के अंदर है उसको इम्प्लांटेड पार्ट बोल रहे हैं, एंड प्रोजेक्टिंग पार्ट जो बाहर निकला हुआ है और उसको शाफ्ट भी बोल रहे हैं. द रूट इज सराउंडेड बाय अ हेयर फॉलिकल. रूट सराउंडेड रूट जो है वहाँ पे हेयर फॉलिकल होता है. A sheath of epidermis and dermis and is expanded at its proximal end to form the hair bulb. And वहां से आगे निकलता है hair bulb. Each hair bulb is invaginated at its end by the hair papilla, vascular connective tissue which forms the neurovascular hilum of the hair and its sheath. यहाँ पे डायग्राम नहीं दे रखा. Hair grows at the hair bulb. Hair bulb से hair grow होता है by proliferation of its cells capping the papilla. And वहाँ पे cell multiplication होता है papilla को
कैप करता है, कवर करता है द हेयर फॉलिकल्स एनक्लोजिंग हेयर रूट्स को वो इनक्लोज करते हैं एंड सरफेस स्किन के सरफेस पे ओब्लिकली वो लाई करते हैं, मीन्स जैसे सीधे वो नहीं होते, जैसे जैसे स्किन है तो वहां पे सीधे नहीं होंगे, टेढ़े होंगे, टेढ़े इस तरह से होंगे हेयर। ओके, so the erectors, pylorium muscles, smooth muscles supplied by sympathetic nerves, connect the undersurface of the follicle to the superficial part of the dermis. So means कि जो हेयर है वहाँ के, मतलब वहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो सप्लाई कर रही है डर्मिस का जो सुपरफिशियल पार्ट है वहाँ पे भी, फॉलिकल के नीचे वाला पार्ट, और उस पार्ट पे डर्मिस के सुपरफिशियल पार्ट पे एक्टर पाइलोरियम मसल्स जो है वो सप्लाई होती हैं सिंपैथेटिक नर्व से। Contraction of these muscles lead to erection of hair, squeezes out the sebum and produces goose skin. So इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है हेयर इरेक्शन होता है, स्क्वीज आउट द सीबम एंड प्रोड्यूसेस गूज स्किन। 8.1 दिस इज यहाँ पे दे रखा है देखो। See, this one is दिस इज डर्मिस, ठीक है, दिस इज एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस का पार्ट हेयर के साथ साथ यहाँ इस तरह से है यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस इज epidermis, this part, this dark pink color, and this is hair shaft, hair का shaft है ये, erector pylorium muscle, this is erector pylorium muscle, okay, this is TS hair follicle, यहाँ पे sebaceous glands जहाँ से सीबम मिलता है, duct of sweat glands के ducts, ये है germinal matrix is that this one, ये sweat glands, so ये diagrammatic representation है। So okay, the fetal skin is covered by a fine hair called languo lanugo primary hair। तो जो फीटल स्किन होती है वो कवर होती है फाइन हेयर्स से, मीन्स छोटे छोटे हेयर्स से, उसको बोल रहे हैं लेन्यूको प्राइमरी हेयर होते हैं जो, दीज आर मोस्टली शेड बाय बर्थ, और बर्थ के बाद ये झड़ जाते हैं ये जो हेयर्स होते हैं, एंड आर रिप्लेस्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी बाय अनदर सेट ऑफ फाइन हेयर कॉल्ड वेलस सेकेंडरी हेयर। सो पहले जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसको उसके पास जो हेयर्स होते हैं पूरी बॉडी पे, मतलब बहुत छोटे छोटे हेयर जो कि पूरी बॉडी को कवर करते हैं, उसको बोलते हैं लेन्यू को। एंड फिर उसके बाद जब बच्चा इन्फेंसी में आता है तो दूसरे हेयर का सेट आता है, छोटे छोटे हेयर्स का सेट आता है पूरी बॉडी पे, उसको बोल रहे हैं वेलस, जिसको हम सेकेंडरी हेयर्स भी बोल रहे हैं, एंड लेन्यूको को प्राइमरी हेयर भी बोल रहे हैं। These are retained in most part of the body but are replaced by the thick and dark terminal hair of the scalp and eyebrows and other
hairy areas of the adult skin. So ये जो वेलस है, वेलस मतलब जो सेकेंडरी हेयर है वो अ, मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ये रिप्लेस हो जाते हैं थिक और डार्क टर्मिनल हेयर ऑफ स्काल्प, मतलब स्काल्प में, मतलब जहाँ जहाँ हेयर प्रेजेंट होते हैं वहाँ के जो वेलस वाले हेयर हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं डार्क और थिक वाले हेयर्स से। एंड बाकी पार्ट में जहाँ नहीं होते वहाँ तो हट जाते हैं हेयर्स। सो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? सो स्काल्प पे, आईब्रोज पे एंड अदर एरियाज ऑफ द अडल्ट स्किन। तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। द हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ अबाउट 1.5 to 2.2 मिलीमीटर पर वीक। सो हर हफ्ते 1.5 से 2.2 मिलीमीटर जो हेयर है वो ग्रो होता है। एंड द ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स, एंड हॉर्मोन्स जो हैं वो हेयर की ग्रोथ को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो इसको कंट्रोल करते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ अ हेयर वेरीज फ्रॉम 4 मंथ टू 4 इयर्स। सो जो लाइफ स्पैन होता है वो हेयर का, वो 4 महीने होता है। 4 महीने किन किन का होता है? आई लैशेस का होता है, आई लैशेस, एक्सिलरी हेयर, एंड 4 इयर्स तक होता है दैट इज स्काल्प हेयर। स्काल्प का जो हेयर है उनके 4 इयर्स तक होते हैं। अब हम बात करेंगे स्वेट ग्लैंड के बारे में। सो स्वेट ग्लैंड्स, Pseudoryphirus or sweat glands are distributed all over the skin. पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक्सेप्ट फॉर द लिप्स। लिप्स पे नहीं होते हैं, ना ही ग्लैंड्स पैनिस पे होते हैं, ना ही नेल बेड पे होते हैं। इसके अलावा पूरी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स मीन्स ऐसे ग्लैंड्स जो कि जिससे कि हमें पसीना आता है, ठीक है, जो कि हमारे पसीने के लिए, स्वेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्वेट मीन्स पसीना। These glands are of two types, एक्रिन एंड एपोक्रिन। सो ये दो टाइप्स के हैं, एक्रिन एंड एपोक्रिन। जेलिक्सन ने ये 1971 में दिया था। द एक्रिन ग्लैंड्स are much more abundant and distributed in almost every part of the skin. एक्रिन ग्लैंड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं नंबर में in comparison to apocrine, and almost हर part of skin में ये present होते हैं. Each gland is a single tube, the deeper part of which is coiled into a ball. एक ट्यूब, सिंगल ट्यूब होती है हर ग्लैंड में। जो डीप पार्ट है वो एक बॉल में होता है, एंड द कॉइल पार्ट called the body of the gland lies in the deeper part of the corium or in the subcutaneous tissue. तो एक तो बॉल में हो गया एक पार्ट, डीपर पार्ट, एंड उसका जो दूसरा पार्ट है जो वो है कॉइल्ड पार्ट जिसको बोल रहे हैं या बॉडी बोल रहे हैं, वो कोरियम में डीप लाई कर रहा है, सबक्यूटेनियस या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू में वहां पे लाई कर रहा है। द स्ट्रेट पार्ट कॉल्ड द डक्ट, और जो स्ट्रेट पार्ट है वो उसको डक्ट बोल रहे हैं। ट्रांसवर्सेस द डर्मिस एंड एपिडर्मिस एंड ओपन्स ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, और वो स्किन के सरफेस पे ओपन हो रहा है। जो जो बॉल बॉल और बॉल को कॉइल पार्ट भी बोल रहे हैं। कॉइल पार्ट जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में है या कोरियम के डीपर पार्ट में है, और उसके उससे जो स्ट्रेट पार्ट निकल रहा है वो जिसको डक्ट बोल रहे हैं, वो ट्रांस वो मीन्स वो स्किन पे जाके खुल रहा है, वो प्रेजेंट है डर्मिस और एपिडर्मिस में। ओके, तो एक मिनट, या सो जैसे दिस डीपर पार्ट, ठीक है, कुछ इस टाइप का है, और यहाँ पे स्किन है, ठीक है। तो जस्ट एग्जाम्पल, सो जो ये पार्ट है, दिस पार्ट इज प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट है, एंड या फिर डीप पार्ट ऑफ कोरियम में। एंड जो
ये स्ट्रेट पार्ट है, दिस स्ट्रेट पार्ट, दिस इज प्रेजेंट इन डर्मिस एंड एपिडर्मिस, एंड ये ओपन अप होता है स्किन पे। देयर, दिस इज स्किन, और ये स्किन पे यहाँ पे खुल रहा है दिस। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा इस तरह से। सो ओके, सो द glands are large in द एक्जिला एंड ग्रोइन। एक्जिला एंड ग्रोइन में ये ग्लैंड्स ज़्यादा होते हैं, एंड मोस्ट न्यूमरस इन द पाम्स एंड सोल्स। एंड पाम्स एंड सोल्स में सबसे ज़्यादा होते हैं, और लीस्ट न्यूमरस होते हैं, मतलब सबसे कम होते हैं नेक में एंड बैक में। द एक्रिन ग्लैंड्स आर मेरोक्रिन इन नेचर, produce their thin watery secretion without any disintegration of the epithelial cells. So acrine glands जो हैं वो मैरोक्रिन होते हैं नेचर में, वो मीन्स वाटरी सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं बिना किसी एपिथेलियल सेल्स को डिवाइड किए। वो वाटरी सिक्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, thin watery secretion. They are supplied and controlled by कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक नर्व्स, और ये सप्लाई और कंट्रोल हो रहे हैं कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक नर्व्स की तरह से, मतलब इनसे ये कंट्रोल हो रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं। द ग्लैंड्स हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ये जो ग्लैंड्स होते हैं, मीन्स ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में ये हेल्प करते हैं, रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो पसीने को इवापोरेशन करवा देते हैं, मीन्स स्वेट देते हैं, पसीना देते हैं, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीटिंग द बॉडी सॉल्ट्स, एंड पसीने के थ्रू बॉडी सॉल्ट्स जो है एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं, मतलब बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। एंड इन डॉग्स, डॉग्स में क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स आर कन्फाइंड टू फुट पैड्स। सो स्वेट ग्लैंड सिर्फ उनके फुट पैड्स पे होते हैं, देयरफॉर डॉग्स डू नॉट स्वेट, दे पैंट। इसलिए ये लोग स्वेट नहीं करते हैं, दे पैंट। ये हाफते ज्यादा है, उससे उनका जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है। The apocrine glands are confined to axilla, eyelids, moles, glands, nipple and areola of the breast, perianal region and the external genitalia। और जो एपोक्रिन ग्लैंड्स है वो सिर्फ कुछ पार्ट्स में ही प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे एक्जिला में, आईलिड्स में, निपल में, एरोला, ब्रेस्ट के एरोला में, पेरियनल रीजन में एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, वहाँ पे एपोक्रिन ग्लैंड प्रेजेंट है। एंड they are larger than eccrine glands and produce a thicker secretion having a characteristic odor। सो ये थोड़े थिक होते हैं सिक्रीशन में, और इनका जो ऑर्डर होता है कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर भी होता है। दे डेवलप इन क्लोज एसोसिएशन विद हेयर, एंड देयर डक्ट्स टिपिकली ओपन इनटू द डिस्टल एंड ऑफ देयर हेयर फॉलिकल्स। सो हेयर फॉलिकल्स के ये काफ़ी क्लोज अप्रोक्सीमेशन में स्वेट, ये वाले स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ceruminous glands of the external auditory meatus are modified apocrine sweat glands। और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस का जो सेरोमिनियस ग्लैंड्स हैं वो मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं। द एपोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो मेरोक्राइन इन नेचर but are regulated by a dual autonomic control। Some workers are not inclined to call them as sweat glands at all because they do not respond sufficiently to temperature changes। सो ये भी ड्यूअल ऑटोनॉमिक कंट्रोल होता है, सॉरी इसमें ड्यूअल ऑटोनॉमिक कंट्रोल होता है, और ये मैरोक्राइन होते हैं नेचर में, ठीक है। लेकिन कुछ वर्कर्स जो हैं इसको स्वेट ग्लैंड्स नहीं बोलते, क्योंकि इन ये सफिशिएंटली टेम्परेचर चेंजेस पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मींस जब पसीना आना चाहिए उस टाइम पे पसीना नहीं देते हैं, या जब पसीना नहीं आना चाहिए
उस टाइम पे पसीना देना, या मीन्स वो उस तरह से एक्ट नहीं करेंगे, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे वो एक्ट. In animals, they produce chemical signals or pheromones which are important in courtship and social behavior. And animals में ये chemical signals देते हैं या pheromones देते हैं which are जो कि important होते हैं social behavior में animal के. On an average 1 liter of sweat is secreted per day. एवरेज में 1 लीटर जो स्वेट है वो प्रोड्यूस होता है पर डे. अनदर 400 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू द लंग्स. और 400 मिलीलीटर ऑफ जो वाटर है वो लॉस्ट होता है लंग्स से, एंड 100 मिलीलीटर थ्रू द फेसेस. और 100 मिलीलीटर वाटर जो है वो फेसेस से मीन्स स्टूल से लॉस हो जाता है. दिस मेक्स अ टोटल ऑफ अबाउट 1500 मिलीलीटर, a rough estimate of the invisible loss of water per day. और means 1500 मिलीलीटर टोटल वाटर का लॉस होता है पर डे. However, in hot climates, the secretion of sweat may amount to 3 to 10 liters per day. जैसे ठंड में और ठंड में और गर्मियों में दोनों में वेरी करेगा आपका पसीना कितना बन रहा है, या आपका वाटर कितना इवेपोरेट हो रहा है उसमें. सो जो हॉट क्लाइमेट्स है उसमें 3 to 10 लीटर्स पर डे स्वेट सिक्रेट हो रहा है विद अ मैक्सिमम ऑफ 1 to 2 लीटर्स पर आवर. हर 1 घंटे में 1 से 2 लीटर secrete हो रहा है sweat. So long the sweat glands are intact, the skin can regenerate. If the sweat glands are lost, skin grafting become necessary. जब तक स्वेट ग्लैंड्स इंटैक्ट है स्किन रिजनरेट कर सकती है. अगर स्वेट ग्लैंड्स लॉस्ट हो गए तो स्किन ग्राफ्टिंग नेसेसरी होगी. तब स्किन ग्राफ्टिंग जो है नेसेसरी है. तब आपको स्किन कहीं और से लेनी पड़ेगी, क्योंकि तब स्किन का रिजनरेशन नहीं हो पाएगा. So sebaceous glands. Sebaceous glands producing an oily secretions are widely distributed. So sebaceous glands basically oil secreting glands होते हैं जो कि हमारी स्किन में पाए जाते हैं, डर्मिस में. ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. एंड एक्सेप्ट फॉर द पाम में नहीं होते, सोल्स में नहीं होते. दे आर स्पेशली अबंडेंट इन द स्काल्प एंड फेस और स्काल्प में ये ज्यादा पाए जाते हैं. ऑल्सो वेरी न्यूमरस अराउंड द अपर्चर ऑफ ईयर के अपर्चर के पास, नोज के पास, माउथ के पास, एनस के पास ये ज्यादा पाया जाता है. Sebaceous glands are small and sacculated in appearance. Small होते हैं, sacculated होते हैं, made up of a cluster of about 2 to 5 पायरिफॉर्म एल्वियोलाई. पायरिफॉर्म एल्वियोलाई से 2 से 5 पायरिफॉर्म एल्वियोलाई के क्लस्टर से ये बने होते हैं. देयर डक्ट्स ओपन इनटू द हेयर फॉलिकल्स, और हेयर फॉलिकल्स में ही इनके डक्ट्स जो हैं वो खुलते हैं विद द एक्सेप्शंस ऑफ लिप्स. ये हमने पीछे डायग्राम में देखा था सेबेशियस ग्लैंड का. वो भी हेयर फॉलिकल के डक्ट्स में ही खुल रहा था, ओपन हो रहा था. एंड लिप्स पे नहीं प्रेजेंट होते हैं, ना ही ग्लैंड्स पे, पे ना ही सरफेस ऑफ द prepuce, ना ही labia minora, ना ही nipple, ना ही areola of the breast, and tarsal glands of the eyelids, where the ducts opens on the surface of the skin. क्योंकि वहां पे स्किन के सरफेस पे ही जो डक्ट है वहां पे ओपन होता है. sebaceous glands are holocrine in nature. ये holocrine होते हैं नेचर में. they produce their secretion by complete fatty degeneration of the central cells of the alveolus. एल्वियोलस के सेंट्रल सेल्स के कंप्लीट फैटी डिजेनरेशन की से ही ये सिक्रीट हो रहे हैं. एंड द सिक्रीशन इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल. हार्मोनल कंट्रोल के अंडर है ये सिक्रीशन, स्पेशली एंड्रोजन्स के अंडर है. द ऑयली सिक्रीशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड इज कॉल्ड सीबम. और सेबेशियस ग्लैंड से जो ऑयली सिक्रीशन हो रहा है उसको बोल रहे हैं सीबम. इट लुब्रिकेट्स स्किन, और ये स्किन को लुब्रिकेट करते हैं.
Okay, you can see here. Um, this one. This one is a sebaceous gland. Okay, which is opening up in the hair follicle. क्योंकि it is lubricating it ना. It lubricates the skin. It also lubricating the skin. It protects it from the moisture से protect करता है, and desiccation से protect करता है, and the harmful sun rays and sun rays के harmful effects से भी ये protect करता है skin को. Sebum also lubricates hair को lubricates करता है, and उसको skin को फटने से और टूटने से, कटने से, फटने से, नॉट कटने से बट फटने से बचाता है स्किन को. इन एडिशन सीरम ऑल्सो हैज सम बैक्टीरिसाइडल एक्शन, और बैक्टीरियाज को मारने का एक्शन भी होता है इसके बाद. सीबम मेक्स द स्किन वाटर प्रूफ. सीबम जो है वाटर प्रूफ बना देता है स्किन को. वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द स्किन. वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाता है स्किन से, लेकिन जो फैट है, ऑयल्स है, वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. अब स्किन का जो फंक्शन है उसके बारे में जानेंगे. तो प्रोटेक्शन करना. यस, प्रोटेक्शन करना है. सेंसरी फंक्शन है, सेंस करता है टच, पेन, टेम्परेचर, एंड ठंड से बचाता है, गर्मी से बचाता है, वेट, ड्रॉट, एसिड, एल्कली, इन सब से बचाता है. रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर थ्रू हीटिंग, स्वेटिंग, मीन्स कि वापरेशन से बचा रहा है, और कैसे, स्वेट देकर. तो स्किन का ये भी टेम्परेचर, ये भी फंक्शन है, क्योंकि स्किन में ही तो ये सब है. सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं. एब्जॉर्प्शन है, ऑयली सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो जाती हैं स्किन में. सिक्रीशन है, सिक्रीट्स करता है स्वेट एंड सीबम. एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीट करता है वाटर सॉल्ट्स थ्रू स्वेट, पसीने के थ्रू ये सब एक्सक्रीट करता है. रेगुलेशन ऑफ पीएच थ्रू स्वेटिंग, पीएच को रेगुलेट करता है थ्रू स्वेटिंग. अ गुड अमाउंट ऑफ एसिड इज एक्सक्रीटेड थ्रू स्वेट. स्वेट से जितना भी एक्सेसिव एसिड होता है वो निकल जाता है पसीने में. सिंथेसिस इन द स्किन, विटामिन डी is synthesized from ergosterol by the action of ultraviolet rays of the sun. So यूवी रेज ऑफ द सन से सिंथेसिस भी हो रहा है विटामिन डी, स्किन में जो है वो अब्सॉर्प्शन हो रहा है यूवी रेज से. सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को लाइक करना. कोई भी पॉइंट या टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में जाके कमेंट कीजिए. कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. एंड अगर आपने मेरी पहली वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो फटाफट जाके देखिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.